गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं हिस्ट्री का फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। दिस चैप्टर ट्रेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट वाज 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडीज़ करेंगे कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे था और कब हुआ। इट वाज यह 56 लाख ईयर्स अगो पहले हुआ था दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक टू क्रिएचर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। पहले ह्यूमन बीइंग की जो अर्थ पे एग्जिस्टेंस थी, मतलब अपीयरेंस थी, वो इसी समय हुई थी। आफ्टर दिस सर्वल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एमर्ज एंड देन बिकम एग्जिस्टेंस। इसके बाद कई ह्यूमन बींग्स आए, समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए, इमर्ज्ड हो गए और बिकम एग्जिस्टेंस। ह्यूमन बींग रिसेंबलिंग अस हेंस फोर्थ रेफर टू एज अ मॉडर्न ह्यूमन, जिसको आज मॉडर्न ह्यूमन्स कहा जाता है, यूनाइटेड अबाउट 1,60,000 years ago. During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce. Human beings in the early stage उन्होंने फूड जो अपना कलेक्ट करना शुरू किया बाय द वे ऑफ हंटिंग, गैदरिंग द प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट को प्रोड्यूस किया। देन दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एंड दे ऑल्सो लर्न कि हाउ टू मेक स्टोन टूल्स, स्टोन के टूल्स कैसे बना जाए, एंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और एक दूसरे से उन्होंने कम्युनिकेट करना कैसे शुरू किया। ऑल दोज अदर वेज ऑफ ऑब्टेन फूड वेयर अडॉप्टेड लेटर। न्यू थी, बट इवन टुडे देर आर हंटर गैदरर सोसाइटीज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेम लाइक दैट कि ह्यूमन बींग्स ने जो स्टार्टिंग में शुरू किया था, वैसे इस कुछ सोसाइटीज़ आज भी इस वर्ल्ड में किसी न किसी पार्ट में हैं कि जो हंटिंग करके अपना फूड गैदरिंग करती हैं, अपना जीवन व्यापन करती हैं। दिस मेक अस वंडर वेदर द लाइफ स्टाइल ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदर्स कैन टेल अस एनीथिंग अबाउट द पास्ट। ये बहुत उत्सुकता और बहुत ही अलग बात है कि हम कहीं जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट डे के जो हंटर गैदरर्स है, क्या वो पुराने जो पास्ट हो चुके हैं उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं या उनसे हम कुछ एविडेंस के तहत ले सकते हैं। डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स की हेल्प ली गई थी। ईच ऑफ दिस डिस्कवरीज हैज हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हर एक डिस्कवरी की अपनी एक नई हिस्ट्री है, हर एक डिस्कवरी की अपनी एक नई हिस्ट्री खुद में है। Very often when such finds and first made, most scholars refused to accept that these fossils were the remains of early human। जो fossils evidence में मिले थे हिस्ट्री में, उसको कुछ scholars ने हिस्ट्री में ही एक्सेप्ट नहीं किया, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। They were also skeptical about the ability of early humans to make stone tools and paint। और स्कॉलर्स को यह भी डाउट था कि उनकी जो एबिलिटी थी स्टोन टूल्स बनाने की, हंटिंग की एंड केव पेंटिंग्स की, दिस ऑल्सो दे रिफ्यूज्ड। देर वेर ऑल्सो स्पेक्टिकल अबाउट द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन अर्ली मेक स्टोन टूल्स और पेंट। जब समय हुआ तो ये सारी चीज़ें अपने आप सही होती गईं। The evidence for human evolution comes from fossils or species humans which have become extinct. Fossils be dated either through direct chemical analysis or indirectly by dating sedimentation in which they are buried। मतलब कि केमिकलाइज्ड करके देन सेडिमेंटेशन वे से क्या होता था कि उन सारे डेटेस को फाइंड आउट किया गया था। वंस फॉसिल्स आर डेटेड, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। एक बार जो अगर फॉसिल्स की डेटेड हमें करेक्टली मिल जाती हैं, हम करेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं, तो हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds including stone tools and painting were actually connected with early forms of humans। अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमन से कनेक्टेड थे स्टोन टूल्स जो पाए गए, जिन पेंटिंग्स पाई गई, इसको भी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दिस
reconstructs journalist statement from the belief of the Old Testament of Bible, according to which human origin was regarded as an act of creation by God. अब यहाँ पे जो act of creation by God की God के द्वारा human beings को बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो बाइबल में दी गई थी, इससे लोगों ने इसको मानने में थोड़ा रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया था. For instance, in August 1856, workmen who were caring for limestone in Neander Valley में उन्होंने कुछ ह्यूमन बींग जो लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ह्यूमन बींग्स के फ्यूसल्स मिले. Fragments. These were handed over to Carol Forlott, a local schoolmaster and natural historian थे वहाँ के. अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया देखते हैं. They did not belong to modern human. He then made a plaster. पहले तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि he did not because human modern human की एक खोपड़ी है, उसको उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया. पहले उन्होंने इसको रियलाइज़ नहीं किया. Then he made a plaster. बाद में उन्होंने इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको चढ़ाया एंड स्कूल एंड सेंट हर्मन स्केप्सूशंस एंड प्रोफेसर एंड एंटोनॉमी एंड at Bonn University. The following year, they jointly published the paper claiming that the school represent a form of human that was extinction. At the time, scholars did not accept this view and instead declared that school belonged to a person of more recent times. उन्होंने बोला कि यह जो फ्यूचर स्कूल मिला है एक ह्यूमन बींग्स का है और इसके अवशेष इसके एविडेंस पाए गए हैं, बट स्कॉलर्स ने वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया, इन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, इस प्रेजेंट समय से ह्यूमन बींग्स का इस जो मिला है इससे कोई एविडेंस नहीं मिलता है. रिकवरिंग फॉसिल्स एंड पेन स्टेकिंग प्रोसेस. किस तरह से इसमें आपको दिया गया है कि प्रोसेस किया जाता है, डेटिंग फाइंड किया जाता है. तो ये एक वे है जो कि आपको इसमें मेथड्स दिए हुए हैं कि किस तरह से 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर्स बनाया जाता है, उसमें चीज़ों को रखा जाता है, केमिकलाइज्ड किया जाता है. इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम लोग Darwin's On the Origin of Species was published, mark and landmark in the study of evolution. All 1250 copies of the first print were sold out the same day. Drawn agreed the humans had evolved from animals and long time ago. 24 नवंबर 1859 को जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन ने मनुष्य की उत्पत्ति नाम एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस. द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस प्रकाशित हुई और इस पुस्तक का जो भी संस्करण था लगभग 1250 कॉपीज़ वन डे में ही सेल हो गई थी. एंड इट इज़ अ रिकॉर्ड, और यह एक रिकॉर्ड भी था. द स्कूल ऑफ नेदरलैंड. सम ऑफ दोज हु डिसमिस द एंटिक्विटी ऑफ स्कूल रिगार्डेड एज अ ब्रूटस और दैट ऑफ पैथोलॉजिकल एडिट. अब जो मिली थी इसको सारी चीज़ें इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से की थी. अब हम लोग देखें द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, द प्रीकॉशर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स. स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो दी गई है मानव के विकास की कहानी, जो मानव के विकास की कहानी है. द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द प्रोकॉशर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, जो उनके आधुनिक मानव के पूर्वज थे. प्रिकॉशर्स दैट मीन्स पूर्वज, उनके बारे में. अब यहाँ पे आपको ABCD ऐसे स्कूल्स दिए हुए हैं. इसको आपको इसमें दिया है कि किस तरह से उनको एनालाइज किया गया. तो कुछ की खोपड़ियाँ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कुछ के दांत बड़े थे. तो लास्ट में D1 जो है ये आपको एक प्रॉपर ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रही है. द डिफरेंस दैट यू नोटिस इन स्कूल शोन इन द इलस्ट्रेशन is enormously long and somewhat complicated भी है. There are also many
अनआंसर्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका अब तक कोई आंसर्स ही नहीं मिला है। न्यू डेटा ऑफ्टन लीड टू रिविजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस लुक द सम ऑफ द डेवलपमेंट एंड देयर implications more closely. It is possible to trace this development back to between 36 and 24 MY million years ago. क्या हम ये पॉसिबल है कि इतने पीछे 36 million years ago to 24 million ago पीछे चले जाए? We sometimes found that difficult to conceptualize such long spans of time. ऐसे स्पेंस ऑफ टाइम को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को करना है, इसमें दिया है। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको दिया है कि अगर आपके बुक में 10 पृष्ठ को 1 लाख के बराबर माने तो 100 पृष्ठ 10 लाख के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि यदि अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को, आप अपनी एक बुक के एक पेजेस को 10,000 ईयर्स के बराबर मान लेते हैं तो 10 पेजेस 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर हो जाते हैं। इसी तरह से 360 ईयर्स अगो के बारे में सोचने के लिए आपको कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी? 3600। तो एज इट इज़ यही समय था, यही सारी चीज़ें थी कि कैसे हम फाइंड आउट करें इतने सारे ईयर्स को। इन सारी चीज़ों को जो फाइंड आउट किया गया था, एशिया और अफ्रीका में जो प्राइमेट्स पाए गए थे एशिया यूरोप में, उन्होंने ही इसके बारे में then while hominids have evolved from hominids and share certain common features, these are major difference as well. Hominids have a smaller brain than hominids. यहाँ बोला कि जो hominids होते हैं, होमिनिड और होमिनाइड, ये दो उपसमूह लोग थे वहाँ पे। तो होमिनिड जो थे उनकी जो स्कूल्स होती थी वो छोटी होती थी और वे 4 पैर्स पे चलते थे। वॉकिंग जो होती थी ऑन फोर्स, वो अपने 4 पैरों पे चलते थे। बट विथ फ्लेक्सिबल फॉर लिम्स, उनके जो चारों पैर पे बल पड़ते थे तो उनकी जो पाँव मुड़ जाते थे। वाई? अब हम लोग देखते हैं। Hominids by contrast have a upright posture and bipedal locomotion, walking on 2 feet. There are also marked difference in the hand, which enable to making and use of tools. We will examine the kinds of tools made and their significance more closely later. क्या हुआ कि उनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैरों पर लचकदार होते थे। इसके अपोजिट होमिनिड सीधे खड़े होकर, स्ट्रेट खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पे चलते थे। उनके हाथ कुछ विशेष किस्म के, कुछ डिफरेंस टाइप के होती थी जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका यूज़ कर सकते थे। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में भी रीड आउट करेंगे। 2 लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट एन अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ hominids. First, it is group of African apes that are most closely related to hominids. Second, earliest hominid fossils which belong to genus Australopithecus. Australopithecus have been found in East Africa and date back to about 5.6 million ago. In contrast, fossils होमिनिडो ह्यूमंस के बारे में पता चलते थे जो कि अफ्रीका में फाइंड आउट हुए थे। फर्स्ट थिंग्स कि अफ्रीकी बानर, ऐप मतलब बानर होता है, कपी जो कहा जाता है, का जो ग्रुप होमिनिडो से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश जीनियस के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए। उनका समय आई थिंक सो उनकी जो टाइमिंग थी 56 लाख ईयर्स अगो। एंड इसके अपोजिट अफ्रीका में जो पाए गए थे जीवाश्म 18 लाख ईयर्स अगो ओल्ड थे। तो यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट से फाउंड आउट किया कि किस तरह से हमने देखा कि टाइमलाइन चल रहा है, ह्यूमन बींग्स के एविडेंस मिले तो किस तरह से मिले, उन्होंने उस एविडेंस में क्या किया, उनके जो गैदरिंग थी, हंटिंग थी, चलने के तरीके थे, इस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है।
नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ द हैंड, की जो हैंड का इवोल्यूशन था, द इवोल्यूशन ऑफ द हैंड, हैंड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हैंड के यूजेस कैसे शुरू हुए। तो हाथ का क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस इन हैंड, हैंड के जो चेंजेस आए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ABC 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो ए में है तो चिपंजी की ठीक वह सूक्ष्म पकड़ जैसा आती है, शोज द प्रिसिशंस ग्रिप ऑफ द चिपंजीज, चिपंजीज के जो होल्डिंग कैपेसिटीज आप देख रहे हैं किस तरह से उसने पकड़ा हुआ है किसी चीज़ को। सो द पावर ग्रिप ऑफ ह्यूमन हैंड, एंड बी किस तरह से पावर ग्रिप है, किस तरह से उसने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, बी जो है आप लास्ट फिंगर्स, सॉरी फिंगर्स एंड थम से यूज़ किया है। नाउ होमिड्स बिलोंग अ फैमिली then known as hominid, which include all form of human beings. This distinctive characteristics of hominids include large brain size, upright posture, bidical locomotions and specialization of the hand. यहाँ पे आप देखेंगे कि हाथ की जो सशक्त एकदम स्ट्रांग पकड़ होती थी, ग्रिप होती थी, संभवतः ठीक और सूक्ष्म पकड़ से पहले से हुआ होगा। चिपंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक और सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक पकड़ सूक्ष्म होती है। अब हमें भी कभी कभी ये सोचना कि हम किसी चीज़ को किस सूक्ष्म तरीके से पकड़ते हैं, एकदम नॉर्मली बहुत ही धीमे से पकड़ते हैं, किस चीज़ों को बहुत तेज़ ग्रिप करते हैं, जैसे हमें क्रिकेट में गेंद पकड़नी होती है, वी कैच द बॉल, तो वहाँ पे हमारी ग्रिपिंग बहुत पावरफुल होती है, बैट पकड़ते तब होती है। बट जब हम नमक उठाते हैं चुटकी में तो हमारी वहाँ जो ग्रिप होती है थोड़ी कम होती है। Hominids are further subdivided into branches known as genus, which Australopithecus and Homo are important. Each of these in turn include several species. The major difference between Australopithecus and Homo is related to brain size, jaws and teeth. The former has smaller brain size, heavier jaws and larger teeth than later. कहते हैं कि यहाँ पे बताया कि होमिनिड के आगे की जो चीज़ों को बताया गया है, उनकी प्रजातियों को ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो के भी कुछ बड़े अंतर उनके माइंड के, उनके मस्तिष्क के आकार था, एंड जबड़े और भी भारी और दांत भी ज़्यादा बड़े होते थे। मतलब कि डिफरेंस क्या है, माइनर माइनर डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। Virtually all the names given by scientists to species are from Latin and Greek words. Mostly जो साइंटिस्ट थे उस समय उन्होंने जो नेम्स प्रोवाइड किए थे ह्यूमन बींग्स को तो वो मोस्टली लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स थे। फॉर इंस्टेंस द नेम एस्ट्रोलोपिथेकस कम्स फ्रॉम लैटिन वन एस्ट्रोल मीनिंग साउथर्न एंड ग्रीक वर्ड्स पिथेकोस मीन्स एप। यहाँ पे क्या दिया है कि जो मानव की प्रजातियाँ मिली तो उन्होंने साइंटिस्ट उनको लैटिन और यूनानी भाषा में शब्द दिए थे। जैसे एस्ट्रोलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी, यूनानी भाषा के सब पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है, जो कि एस्ट्रोलोपिथेकस का अर्थ हुआ कि दक्षिणी वानर, दक्षिणी बंदर। यह नाम इसलिए दिया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी एक वानर अवस्था के अनेक लक्षण प्रकार, जैसे कि अर्ली स्टेज में ह्यूमन बींग्स के जो सारे एविडेंस मिलते थे, इट डिपेंड अपॉन द मंकीज़ की जो सारी थिंग्स होती थी, सारी जो चीज़ें होती थी, उसकी जो हैबिटेट्स होती थी ह्यूमन बींग्स में अर्ली स्टेज में वो सारी फाइंड आउट की गई थी। Upright walking was also restricted as they will spend a lot time on trees. He retained characters. अब क्या हुआ कि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, बिकॉज कि मोस्टली वो क्या होते थे कि प्लांट पे बैठे रहते थे, तो बैठे बैठे मतलब कि स्ट्रेट रहना, चलना, ये सारी चीज़ें उनको उस समय पॉसिबल नहीं थी। सो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया यहाँ पर। देन सच लॉन्ग फॉर लिम्स कॉल्ड walking increase, many human characters also developed.
अब क्या हुआ कि उसकी जो क्षमताएं थी अलग थी, क्योंकि अभी भी बहुत समय पेड़ों पे गुजार रहे थे। पेड़ों पे जीवन जीने के कारण उनके जो बैठने की और स्ट्रेट रहने की थिंग्स थी वो फिनिश हो चुकी थी। अब जैसे उन्होंने आगे बढ़े तो हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना हो गया। नाउ अब क्या हुआ कि जब मानव ने जब ह्यूमन बींग्स ने औजार बनाने मतलब टूल्स बनाने और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी की, तब मानवीय विशेषताओं का लक्षण भी विकास भी होता गया। अब जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने ये सारे लक्षण प्राप्त किए, ये सारी चीज़ें प्राप्त की, जिससे यह जाना कि इन्हें टूल्स कैसे बनाना है, वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करके जाते थे फॉर द गैदरिंग ऑफ फूड। तो धीरे धीरे जब वो स्ट्रेट हो गए तो सारे ह्यूमन बींग्स की जो सारी चीज़ें होती थी वो आई थी। अब यहाँ पे एक आपको दिया गया था डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डविक जॉर्ज इन 70 जुलाई 1959। इसमें आपको यह बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से 20वीं सदी के समय में जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। एक जर्मन तितली संग्राहक था, उसने एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डवुड गोर्ज की खोज की थी। अब यहाँ पे क्या रहा है कि लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गई, जिन्होंने 40 इयर्स तक एक शोध किया था। मेरी लीकी ने ओल्ड ड्यू और लोतिली ने पुरातत्विक खुदाई कार्यों को देखभाल की थी। अब यहाँ पे किसने क्या किया था, क्या हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि एक इसमें दिया है कि इन द अर्ली मॉर्निंग आई वोक अप एंड हेड से उसका सर दर्द कर रहा था एंड स्लाइट फीवर। उसने सोचा कि मैं आज टोटली ऐसे लग रहा है जैसे किसी एक बंदर की है, बट एक ह्यूमन बींग्स की है। और यही सारी चीज़ें हैं कि उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे इसको फाइंड आउट किया, क्या था, यही स्टोरी आपको इस पिक्चर में दी गई है। Then the remains of early humans have been classified into different species. These are often distinguished from one another on the basis of different bone structure. डे बाय डे जो ह्यूमन बींग्स को डिफरेंस आते गए तो उसके बोन स्ट्रक्चर पे जो उसकी बोन्स थी, पहले घुमावदार थी, पहले झुक के चलता था, देन वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस चलने के कारण वह स्ट्रेट चलने लगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स में हैव evolved due to the what has been called the positive feedback mechanism। जैसे कि हम लोगों ने यह देखा कि ह्यूमन बींग्स को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है, डिफरेंट टाइप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। अब उनकी प्रजातियां जो थी अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर करेंगे, जो उनकी बोन्स थी उसके ही अनुसार उनको क्लासीफाइड किया गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी की आकार और जबड़े की विशेषता पे बांटा गया था, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म था कि कैसे भी उनको हमने डिवाइड कर लिया है। तो इस सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि टाइम लाइन का हमने जो स्टडीज़ किया था उसके बाद से जो सारी चीज़ें आई हैं अब हम वो देखेंगे। आप देखें तो पॉजिटिव फीडबैक और मैकेनिज़्म क्या चीज़ें कैसी हैं ये पिक्चर्स में बताइए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि पीडेलिज्म इनेबल्ड हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट। Apart from advantage of freeing hands for various use for less energy is considered human walking as compared to movement of quadruped। यहाँ पे क्या दिया है कि जब वो दो पैरों पे चलने लगे तो उनके हाथ फ्री हो गए, वो दोनों चीज़ों को उठाकर बहुत इजीली से चल सकते थे। वो अपने हाथों को ज्यों का त्यों बढ़ाते गए, ज्यों ज्यों दो पैरों पे खड़े होकर चलने में और इफ़िशिएंट हो गए। दे कई प्रकार के लिए हाथ स्वतंत्र हो गए। जैसे कि जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा जब अपने पैरों पे हाथों पे चलता है तो बचपन में उसके हाथ और पैर लेग्स दोनों एंगेज हो जाते हैं उसके चलने की प्रोसेस में, बट जैसे जैसे वो खड़े होकर स्ट्रेट चलना शुरू करता है उसके दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं। जब दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं तो सारी चीज़ों को उठाकर लेकर चलने लगता है, चीज़ों को लेकर रनिंग करने लगता है, इन सारी चीज़ों को। नाउ अब यहाँ पे आपको दिया है कि हाउ द एडवांटेज टर्म ऑफ सेविंग एनर्जी रिजर्व इन।
This indirect evidence of bipedalism is early as 3.6 million years ago. This comes from the fossils, humid footprints and Latoli, Tanzania. Fossil limb bones recovered from Hadar, Ethiopia provide more direct evidence of bipedalism. यहाँ पे क्या दिया है कि किस तरह से एविडेंस मिले कि दो पैरों पे चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी, लेकिन दौड़ते समय लगभग उल्टा हो गया। जब ह्यूमन बींग्स पहले चलना शुरू किया तो उसकी बॉडी ऑफ एनर्जी भी कम यूज़ होने लगी, बट जैसे उसने रनिंग स्टार्ट किया तो सारी चीज़ें उल्टी हो गई, उसकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होने लगी। देन हादार, इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जांच से पता चलता कि तत्कालीन मानव दो पैर पे चलने लगे। तो उस जो यहाँ पे दो नाम दिए गए, हादार एंड थे। Around 2.5 million years ago, with the onset of phase glaciation, जिसको आइस एज कहा जाता था, कि कुछ जो दो पैरों पे चल रहे थे तो जो आइस एज शुरू हुआ तो जहाँ मेजर चेंजेस आना शुरू हो गए। ह्यूमन बींग्स जो उस समय सारी चारों तरफ आइस ही आइस हो गई, तो जो उसमें एडॉप्ट हो नहीं सके, दे बिकम डाई। और उसके बाद नए ह्यूमन बींग्स आए जो कि गर्मियों में रहना शुरू कर सकते थे, अलग अलग चीज़ें थी। तो इसमें यही बताया गया, ड्यू टू द रिडक्शन इन द टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल, ग्रास लैंड एरियाज एक्सपांडेड एट द expenses of the forest, leading to the gradual extinction of early forms of Australopithecus and the replacement by species that were better adapted the drier condition. Among these were the earliest representative of the genus Homo. जो होमो सेपियंस के बारे में बताया गया था कि वो किस तरह से था, तो उसकी जो ESC 2 मिलियंस अगो पहले ही पाई गई थी। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से आगे आए और क्या हुआ। होमो इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। जो होमो था वो लैटिन वर्ड है जिसका नाम है, अर्थ है आदमी, ह्यूमन बींग्स। पुरुष और स्त्री इसमें दोनों आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर एंगेज इन दिस। द नेम्स असाइंड दिस स्पाइसा डिराइव फ्रॉम व्हाट आर रिगार्डेड एज द typical characters. So fossils are classified as Homo habilis and Homo erectus. Fossils Homo habilis have been discovered at Omo in Ethiopia and Olduvai Gorge and Tanzania. Earliest fossils of Homo erectus have been found both in Africa and Asia. Kubi Fora and West Ronka, Kenya, Modujikarto and migrated from East Africa to Southern and Northern Africa, the Southern and Northern Eastern Asia, and perhaps the Europe sometimes between 2 and 1.5 million years ago. Species survived nearly million years ago. अब यहाँ पे क्या दिया है कि होमो हैबिल्स को जो जीवाश्म मिले थे तंजानिया, ओल्डुवई गोर्ज में, होमो एरेक्टस के प्राचीनतम जो जीवाश्म अफ्रीका, एशिया महाद्वीप में पाए गए थे, यथा कुबोफोरा पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोडोजोकार्ता, संगिरन, और एशिया में पाए जाने गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में प्रावर्ती काल के थे। मतलब कि एशिया में मिलने वाले जो जीवाश्म थे वो अफ्रीका में मिलने वाले जीवाश्म से पहले के थे। दक्षिण तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले ही चीज़ें हो चुकी थी। लगभग 10 वर्ष पहले तक ये सब जीवित रहे थे, ये सब जिंदा थे। तो यहाँ तक हमने डियर स्टूडेंट से ऑब्जर्व किया कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स का विकास हो रहा है। In some instances, names of fossils are derived from the place where the first fossils and particular type were found. So fossils found in हेडलबर्ग, जो हेडलबर्ग में पाया गया था, तो वहाँ से उसके नाम आने शुरू हो गए। अ सिटी जर्मनी वेयर कॉल्ड होमो हेंडेलबर्गिनेस, while those of the Neander Valley were greater Homo neanderthals. इन चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो जीवाश्म जहाँ से पाए गए, जो चीज़ें जहाँ से मिली वहीं से उसके नाम आ गए। जैसे नियंडरथैलेंस, होमो नियंडरथैलेंस कहा गया है, देन होमोडाइल बर्गेंसिस कहा गया है, देन द अर्लीस्ट फॉसिल
general, compared with Australopithecus, Homo have a larger brain, jaws with a reduced outward protrusions, and smaller teeth. See, and increase the brain size associated with the more intelligence and better memory. The changes in the jaws and teeth were properly related to difference in the dietary habitats. यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से चीज़ों को बताया गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बहुत बड़ा होता था, डिफरेंस में था, जबड़े बाहर की ओर निकले और दांत छोटे होते थे। आप पेज 10 पे इसके पिक्चर्स को देख सकते हो। उसमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और याददाश्त, उसकी मेमोरी पावर थी, उससे जोड़ा गया था। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में आई भिन्नता से हुआ हो। देन पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन, वेयर, हु, कब, कहाँ, कैसे। 50 to 10 लाख मिलियंस लाख ईयर्स अगो। तो यहाँ दिया है कि सब सहारन अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन अर्ली होमोस एंड होमो इरेक्टस। विश्व में कौन सी प्रजातियाँ मतलब कहाँ पे पाई गई? 10 lakhs to 14,000 ईयर्स अगो। अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, मध्य लेटीट्यूड, मिड लेटीट्यूड। होमो इरेक्टस, एरेक्टिक, होमो सेपियंस, नियर अंडरथल, ह्यूमन्स, होमो सेपियंस एंड ह्यूमन्स, मॉडर्न ह्यूमन्स। ये सारी चीज़ें 45,000 ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलिया, मॉडर्न लैंड, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन डेजर्ट रेन फॉरेस्ट, लेट नीदरलैंड्स एंड मॉडर्न ह्यूमन्स। ये जो आपको पिक्चर्स बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से ये सारे ह्यूमन बीइंग्स पाए गए थे, और ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी आपके इसमें एक पार्ट और आएगा, 4th पार्ट, जिसमें हमारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।